हेलो फ्रेंड्स, कल हमने किया था इसका पार्ट फर्स्ट। तो आज हम पार्ट सेकंड के लिए जो बचा हुआ पार्ट है वो करेंगे पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 चैप्टर नंबर फर्स्ट। और हमारा आज का टॉपिक शुरू हो रहा है एरिनाज ऑफ द कोल्ड वॉर, यानी कि शीत युद्ध के दायरे। शीत युद्ध के दौरान क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, मतलब इस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात है, जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था इस चैप्टर के, वो सिर्फ शुरुआत थी, या कह दो कि वन ऑफ द क्रिटिकल सिचुएशन थी, यानी कि सबसे क्रिटिकल सिचुएशंस में से जो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो वो थी जो हमने पढ़ा कि चरम बिंदु था इसका, ठीक है। साथ में एक एग्जाम्पल था सिर्फ, बाकी बहुत सारी जगह पे ऐसी चीज़ें हुई थी। कहाँ पे? कोरिया में, बर्लिन में और कोंगो में। कोरिया में, बर्लिन में और कोंगो में। आपको इन्हें मैप में ज़रूर देखना है, क्योंकि मैप और कहीं से नहीं आता है, सिर्फ यहीं से आता है। और जब आप एक बार मैप भी देख लेते हैं ना, तो आपको हमेशा याद रहता है, आप भूलते नहीं हैं उस चीज़ को। तो देखते हैं कोरिया, बर्लिन और कोंगो कहाँ है। कोरिया हमारे एशिया में पड़ता है, हम सबको पता है। देखो, कोरिया, बर्लिन और कोंगो, ये 1950 to 1953 हुआ। बर्लिन 58 से 62, और जो कोंगो वाली लड़ाई थी वो 1960s में हुई थी, ठीक है। 60s क्यों कहा गया है? क्योंकि पर्टिकुलर कोई एरिया उसका नहीं था। ये मेरा वर्ल्ड मैप है, जब मैं पढ़ती थी, ठीक है। तो हमेशा आपके जो बुक के पीछे का वर्ल्ड मैप है उस पर नज़र डाला करो, देखा करो, उन्हें अंडरलाइन किया करो। तो देखो, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, इनकी नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया यहाँ पे है। उसके अलावा देखेंगे हमारा बर्लिन कहाँ है। बर्लिन जर्मनी में आता है। बर्लिन क्या है? जर्मनी की कैपिटल है। और हमारा नेक्स्ट क्या था? कांगो, जो है यहाँ अफ्रीका में, लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, यहाँ पे आपको ये मिलेगा। देखिए, तो आपको इसे हमेशा इस तरह से याद रखना है, कभी भी इसे भूलने की गलती मत करना कि आप मैप ना देखो, क्योंकि मैप और कहीं से नहीं आता बच्चों, सिर्फ और सिर्फ यहीं से आता है, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। तो इन तीनों जगह पे लड़ाई हुई, इन तीनों जगह पे लड़ाई होने वाली थी, ठीक है। यानी कि दोनों सुपर पावर्स एक दूसरे के सामने बिल्कुल डायरेक्टली खड़े थे, लेकिन लड़ाई किसी कंडीशन की वजह से रुक गई। बल्कि कुछ एरियाज में लड़ाई हो भी गई थी। वो एरियाज का क्या क्या थे? कोरिया, वियतनाम और अफगानिस्तान। इन एरियाज में लड़ाई हो भी गई थी। लड़ाई कैसे हो गई थी? कहने का मतलब क्या है कि थोड़ा सा इसमें डेथ वगैरह हो गई थी, लाइफ लोगों की गई थी, ठीक है। अब देखेंगे कोरिया, अभी हमने देख लिया था साइड में, यहाँ पे है कोरिया। अफगानिस्तान हम सबको पता है, ये रहा पाकिस्तान के पास में। और फिर हमारा क्या है? वियतनाम। वियतनाम यहाँ पे, ये रहा मलेशिया के ऊपर, फिलीपींस के साइड में। तो ये हमारे मैप हो गए। तीनों कंट्रीज हमने देख ली हैं, कहाँ कहाँ हमारी लाइफ लॉस्ट हुई, कहाँ कहाँ युद्ध होने वाला था। तो इन एरियाज में युद्ध होने वाला था, बट कुछ कंडीशंस की वजह से रुक गई। और वो कंडीशंस क्या थी? इसमें बहुत अच्छा बड़ा रोल निभाया था नाम कंट्रीज ने, यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की जो कंट्रीज थी, गुटनिरपेक्षता वाली, उन्होंने बहुत अच्छा रोल निभाया। जैसे जो हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने क्रूशियल रोल प्ले किया था दोनों कोरियाज के बीच में जो लड़ाई हुई थी। हम जानते हैं कोरिया आज उत्तरी अमेरिका और उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया में, यानी कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में डिवाइडेड है। क्यों है? क्योंकि इसी वर्ल्ड वॉर की वजह से इन दोनों के बीच में वॉर हुई थी, ठीक है। तो इनकी एक वॉर को बचाने के लिए मीडिएटिंग का काम जवाहरलाल नेहरू ने भी किया था। और कॉन्फ्लिक्ट किस किसने रोके थे? जो कोंगो में क्राइसिस था, अभी जो हमने कोंगो देखा अफ्रीका में, उसे किसने बचाया? उसकी युद्ध, उसमें जो लड़ाई होने वाली थी उसे किसने रोका? यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो इन लोगों ने क्या किया कि हमारा युद्ध होने से बचा लिया, ठीक। अब युद्ध होने के बहुत सारे रीजंस थे। क्या था कि दोनों के जो दोनों साइड थे ना, मतलब दोनों जो कंट्रीज थी, जो हमारे यूएसएसआर और यूएसए जो सुपर पावर्स थी, उन्हें लग रहा था, वो क्या करते थे कि वो वेपन्स इकट्ठे करते थे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा मिसाइल ला सकें, जो भी न्यूक्लियर पावर कर सके, इकट्ठी कर सकें। ऐसा वो क्यों कर रहे थे? अब दोनों को ही पता था कि युद्ध तो वो करना नहीं चाहते, क्योंकि वो इसका जो क्राइसिस हो सकता था, कितना गंदा हो सकता है, कितना ज़्यादा होता है, वो देख सकते थे, जो जापान में हिरोशिमा और नागासाकी में गिरा था, ठीक है। लेकिन फिर भी वो लोग इकट्ठे करते थे हथियार। तो ये होड़ क्यों थी? ये इकट्ठे करने की होड़ क्यों थी? इसके रीजंस दिए गए हैं, ठीक है। अब वो रीजंस क्या क्या थे? मान लो अगर किसी ने सोचा कि सामने वाले के पास ज़्यादा वेपन है, पहला रीज़न ये था कि अगर किसी ने सोचा कि अगर सामने वाले के पास 100 वेपन है, न्यूक्लियर वेपन, अगर उसके पास मान लो रियल में तो 20 ही है, लेकिन उसे लगा 100 है, तो ये जो मिसकैलकुलेशन होती है ना, तो सामने वाला भी 100 करने के लिए अपने न्यूक्लियर वेपन बढ़ाएगा। तो ये जो मिसकैलकुलेशन हो सकती थी वेपन्स में, इसने इस होड़ को और ज़्यादा मोटिवेट किया कि लोग और ज़्यादा वेपन्स इकट्ठे करने लगेंगे। लोग मतलब यूएसएसआर और यूएसए, ठीक है। उसके अलावा क्या है? नेक्स्ट इज जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती थी इंटेंशन में, कि मान लो कोई जो काम करा गया है वो इस इंटेंशन से नहीं करा गया कि
युद्ध हो जाए, बट बाई चांस कुछ काम ऐसा हो जाए कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए, बाई चांस युद्ध शुरू हो जाए, तो दोनों पावरफुल होने चाहिए, इसलिए ऐसा काम होता था। अगर मान लो गलती से किसी से कोई वेपन, न्यूक्लियर वेपन फायर ऑफ हो गया तो क्या होगा, ठीक है। इस डर की वजह से भी लोग इकट्ठा कर रहे थे कि अगर बाई चांस अगर युद्ध हो गया तो क्या होगा। इसके अलावा क्या है, अगर किसी सोल्जर ने शैतानी करते हुए ऐसा कर दिया तो क्या होगा, ठीक है। इसके अलावा क्या रीजन दिए जाते हैं कि अगर मान लो कि जो लीडर्स हैं, कंट्रीज हैं, उन्होंने एक्सीडेंटली कोई ऐसा न्यूक्लियर वेपन चल गया, क्या हो गया, एक्सीडेंटली कोई न्यूक्लियर वेपन चल गया और लोगों को लगा कि उन्होंने हमारे ऊपर वार कराया, यानी कि सामने वाले को लगा, जो दूसरी सुपर पावर है उसे लगा कि हमारे ऊपर वार किया गया, तो दिक्कत हो जाएगी। तो इन मिसअंडरस्टैंडिंग से के चलते क्या हुआ, दोनों साइड ने अपने जो हथियार थे वो, उनकी जो स्पीड थी या कह लो कि उन्हें इकट्ठा करने की जो क्वांटिटी थी वो हमेशा बढ़ाते रहे, ठीक। इसके बाद अब ये फोटोज बहुत इंटरेस्टिंग फोटो है, क्या है कि अमेरिका जो था, ठीक है, अमेरिका, ये जो लेडी का रूप है वो एक यूएसए को दिखा रखा है कि यूएसए ने यूएसएसआर से छिपके, ये जो लड़का है यहाँ पे, ये जो जेंटलमैन है हमारा, ठीक है, ये यूएसएसआर है, ये यूएसए और ये चाइना है, कि यूएसए ने चोरी चुपके चाइना से रिलेशन बना लिए थे और यूएसएसआर को इस बात की भनक नहीं थी, ठीक है। तो इस पे ये क्या हुआ है कि एक कार्टून बनाया गया था। नेक्स्ट कार्टून है कि अमेरिका जब वियतनाम की वॉर में घुसा था, ठीक है, वियतनाम में जो वॉर हुई थी अमेरिका ने उसमें इंटरफेरेंस किया था, ठीक है, तो उसकी वजह से फिर अमेरिका को ही उसे भुगतना पड़ा था, जो कि आपको डीपली हमें नहीं जानना है, बट हाँ ये कार्टून था, इसे शो किया गया था। अगर कोई मतलब कार्टून बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को इसको इस तरह से अटेम्प्ट करना है, तो ये है, ठीक है। अब क्या है, यूएसएसआर और यूएसए दोनों ने ही आर्म्स कंट्रोल करने के लिए कुछ संधियां करी थी, कुछ अपने क्या करे थे, संधियां, यानी कि कुछ सिग्निफिकेंट एग्रीमेंट किए थे, किसके लिए, आर्म्स कंट्रोल। मतलब इसी तरह से अगर वो एक दूसरे की डर की वजह से सिर्फ हथियार बढ़ाते रहे तो क्या होगा, अब वो बढ़ाएंगे, अपने रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे हैं, ये सब चल रहा है और एक खतरा हमेशा मंडराता रहेगा। तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि कुछ ट्रीटीज करी, यही है इंपॉर्टेंट ट्रीटीज हमारी, ठीक है। क्या क्या है, LTBT यानी कि लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, जिन्हें हम कहते हैं हिंदी में परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, परमाणु अप्रसार संधि और परमाणु प्रक्षेपात परिसीमन संधि। तो ये जो तीनों इनकी एग्रीमेंट्स थे, तीनों ट्रीटीज थी, बल्कि और ट्रीटीज हुई थी, ये सिग्निफिकेंट ट्रीटीज थी इनमें, ठीक है। और इनमें क्या था, ये हमारा चैप्टर के लास्ट में एक बार हमें दिखा रखा है, ठीक है। चैप्टर का लास्ट में एक बार जाते हैं, जो पीछे येलो कलर का बॉक्स है, मतलब आपकी बुक में वो थोड़ा ग्रीन कलर का बॉक्स है, ठीक है। तो LTBT में क्या हुआ था कि कोई भी न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट करना बैन हो गया था, कि अब आप टेस्ट नहीं कर सकते, जो एटमॉस्फेयर में हो या फिर पानी के अंदर कहीं भी आप लोग उसे टेस्ट नहीं कर सकते। यूएसए, यूके, यूएसएसआर के बीच में हुआ था। इन ट्रीटीज को डीपली आपको अंदर से नहीं पढ़ना है, कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, सिर्फ आपको इन ट्रीटीज का नाम पता होना चाहिए, फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। NPT क्या था, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसे आप परमाणु अप्रसार संधि कहते हैं, यानी कि जिस कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन है, जो ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, सिर्फ वही न्यूक्लियर वेपन रख सकते हैं, बाकी कोई भी अदर कंट्री न्यूक्लियर वेपन अब नहीं बनाएगी। वैसे अगर हम जनरल बेसिस पे देखें तो इंडिया ने इसका विरोध किया था, क्योंकि अगर मान लो न्यूक्लियर वेपन है किसी कंट्री के पास और अगर फ्यूचर में कोई बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन आ गई, कुछ ऐसा इतने गंदे रिलेशंस हो गए कि युद्ध कर, मतलब सामने वाला फ्रस्ट्रेट हो गया, युद्ध कर दे, तो वो तो न्यूक्लियर वेपन चला देगा अगर उसके पास है, ठीक। और जो कंट्रीज हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, वो तो उनके पास है ही नहीं, तो वो तो अपना डिफेंस भी नहीं कर पाएंगी। तो इसलिए इंडिया इसके अगेंस्ट गया था। इंडिया ने कहा था कि हम इसको साइन तब करेंगे जब जो ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन है आप लोग भी उन्हें डिस्ट्रॉय कर दो, यानी कि पूरी दुनिया पे ही, पूरी वर्ल्ड पे ही, पूरी अर्थ पे ही न्यूक्लियर वेपन नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ना करे। तो फिर कुछ लोगों ने कहा कि ये इम्प्रैक्टिकल है, ये सब है। अभी रिसेंट में करंट अफेयर्स में भी ये टॉपिक चल रहा था कि क्या क्या कंडीशन थी इस चीज की, क्योंकि अब कोरिया क्या कर रहा है, न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है इस सीन में, मतलब ये करंट सिचुएशन है, ठीक है। तो ये NPT हुआ था, जो कि इंडिया ने नेग्लेक्ट कर दिया था। ये स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन टॉक्स, इसमें भी सॉल्ट फर्स्ट, सिर्फ आपको नेम याद रखना है। नेक्स्ट स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन टॉक्स सेकंड, ये कहाँ हुआ था सब कुछ दे रखा है, बट आप सिर्फ एक बार पढ़ लेंगे इसे, कभी भी मतलब ऐसे क्वेश्चन नहीं आए हैं। स्ट्रेटेजिक
आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी की आर्म्स रिड्यूस करने हैं, सिंपल सी बात है। स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी सेकेंड, यानी कि ये सब अगर हम हिंदी में देखें तो क्या है, सीमित परमाणु परीक्षण संधि, परमाणु अप्रसार संधि, सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता फर्स्ट, सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता सेकेंड, सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि फर्स्ट और सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि सेकेंड। तो इनमें कुछ नहीं है, सिर्फ आपको नेम याद करनी है। ये सारी ट्रीटीज हुई थी जिससे कि वॉर को कंट्रोल किया जा सके और इनकी जो होड़ थी इकट्ठे करने की, वेपन्स को इकट्ठा करने की, उसे कम से कम किया जा सके। अब नेक्स्ट है कि जो हमारी बात है चैलेंज टू बाइपोलैरिटी। अब दो पोलर वर्ल्ड था ना इस टाइम, जो कंपटीशन चल रहा है फिलहाल, जो बाइपोलर वाला है, यूएसए और यूएसएसआर, ये हमारे दो ध्रुवीय देश हो गए, यानी कि दो ध्रुव यानी कि दो पोलर हो गए, जहां से हमें मतलब जो पावर स्ट्रक्चर में है उन्हें चैलेंज कौन कर सकता था। अब कहने को तो ये था कि अगर इन दोनों को ज्वाइन नहीं किया तो फिर अपनी सेफ्टी कैसे सिक्योर करोगे, क्योंकि कोई भी देश तुम्हें मार सकता है। तो ऐसे में एक थर्ड इनका चैलेंजर खड़ा हुआ, जिसे हम नाम यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट यानी कि गुट निरपेक्ष देश कहते हैं। किस किस के साथ था वो? 3 लीडर्स थे स्टार्टिंग में। यूगोस्लाविया के लीडर जोसेफ ब्रोज टीटो, इंडिया के जवाहरलाल नेहरू और इजिप्ट के लीडर गमाल अब्दुल नासिर। ये स्टार्टिंग के 3 थे। उसके बाद इंडोनेशिया के सुकार्नो ने ज्वाइन किया और घाना के क्वामो निक्रुमा। इसको एक बार और देखेंगे हम, जैसे हाँ, ये मेरी ही बुक का जब मैं 12th में थी तब मैंने क्या किया था कि बाद में बोर्ड्स के टाइम पे एक चिट लगा ली थी जिसमें कंट्रीज के नेम और उनके लीडर्स। वैसे लीडर्स के नाम बहुत कम आते हैं बट स्टिल तुम्हें याद होने चाहिए, लेकिन आपको कंट्रीज बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। तो अब क्या थे नाम, कंट्रीज क्या थी हमारी? इंडिया, घाना, यूगोस्लाविया, इजिप्ट और इंडोनेशिया। इजिप्ट को हिंदी में मिस्र कहते हैं, ठीक है। तो इन कंट्रीज ने क्या किया था, नाम यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की स्टार्टिंग करी थी। स्टार्टिंग कंट्रीज हमारी ये थी, ठीक है। बाकी बहुत सारी कंट्रीज ये जुड़ती गई। जैसे स्टार्टिंग में बताएं तो बेलग्रेड में इनका पहला सम्मेलन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बेलग्रेड में इनका फर्स्ट सबमिशन हुआ था, जो मतलब इनकी सबमिट हुई थी, पहली मीटिंग हुई थी, ठीक है। जो कि 1956 में भी एक इनकी मीटिंग हुई थी स्टार्टिंग में, बिल्कुल जो 3 वाली थी। उसके बाद 1960s में हुई है, ठीक है। इन सारी डेट्स पे, टाइमिंग पे इनकी मीटिंग हुई थी, ठीक। तो कोऑपरेशन अमंग दीज 5 कंट्रीज का मूवमेंट था स्टार्टिंग में, मतलब ये 5 कंट्रीज जुड़ी थी। उसके बाद कोल्ड वॉर की टेंशन जो थी वो बहुत सारा एरिया उसका बढ़ गया था कोल्ड वॉर का, यानी कि अब इसमें काफी लोग इकट्ठा होने लगे थे। जैसे 17 समिट जो थी, इनकी लेटेस्ट मीटिंग जो बुक के अकॉर्डिंग 2016 में हुई है, ठीक है, वेनेजुएला में, जिसमें 116 यानी कि 5 कंट्रीज से शुरू होकर अब कंट्रीज कितनी हो गई इसमें 116, ठीक है। वो 17 ऑब्जर्वर कंट्रीज क्या होती हैं, जो इसका पार्ट तो नहीं होती है लेकिन मीटिंग अटेंड करती हैं, ठीक है। तो उस टाइम जो 17 समिट हुई थी उसमें 116 मेंबर थे और 17 ऑब्जर्वर थे, ठीक है। और पहली समिट कितने लोगों ने अटेंड करी थी? 25 स्टेट्स ने अटेंड करी थी। लेकिन इनके स्टार्टिंग मतलब जो इनके रूट कंट्रीज हैं वो क्या है? यूगोस्लाविया, इंडिया, इजिप्ट, घाना, ये जो मैंने अभी आपको बताई, और इंडोनेशिया, ठीक है। यूगोस्लाविया, इंडिया, इजिप्ट, घाना और इंडोनेशिया, ठीक है। ये हमारा हो चुका है। अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद क्या हुआ कि 2006 में इनकी मीटिंग हुई थी, ठीक। जो बुक में दे रखा है 2006 में 116 सदस्य थे, ये सारी चीजें भी हुई हैं। इसके बाद अब हमें गुट निरपेक्षता का जो टाइटल है, या कह लो कि उन्हें गुट निरपेक्ष जो अलग कैसे है। गुट निरपेक्षता को हम न्यूट्रलिटी या फिर आइसोलेशन नहीं कह सकते। क्या नहीं कह सकते? ना तो ये आइसोलेशन है और ना न्यूट्रलिटी है। आइसोलेशन क्या होता है? आइसोलेशन होता है कि हमें अपने को जो वर्ल्ड अफेयर्स है उनसे दूर रखना है, चाहे कुछ भी होता रहे दुनिया में, हमें रिलेशन नहीं है, हम मतलब ही नहीं रखेंगे। इंडिया ने ऐसा नहीं किया, या फिर नाम जो कंट्रीज थी उन्होंने ऐसा नहीं करा। ऐसा किसने किया है? अमेरिका ने किया था 1787 में, जब वो आजाद हुआ था, ठीक है। अमेरिका भी आजाद हुआ था। किससे? जो ब्रिटिश लोग गए थे अमेरिका को ढूंढने, रेड इंडियंस थे वहां के, ये सब आप हिस्ट्री में पढ़ोगे, 11th क्लास में आप पढ़ चुके हो। तो अमेरिका की जब आजादी हुई थी 1787 में, तब उसने किया था, अपने आप को आइसोलेट कर लिया था, यानी कि बिल्कुल अलग कर लिया था। किससे?
पूरी दुनिया की जितने भी अफेयर्स थे उनसे, यानी कि उसने पृथकतावाद की नीति अपनाई थी। पृथक हो गया था, बिल्कुल अलग हो गया था, आइसोलेट हो गया था, ठीक है। लेकिन जो नाम अलायंस था वो ऐसा नहीं था। नाम ने ये नहीं कहा कि हम पूरी जो वर्ल्ड है उसके अफेयर्स को छोड़ देंगे। नाम ने क्या किया कि वो दोनों सुपर पावर्स के बीच में क्या करता था, रिजोल्यूशन लाने की कोशिश करता था, पीस और स्टेबिलिटी के लिए काम करता था, ठीक है। नाम ने कभी भी ये नहीं कहा कि हम लोग आइसोलेट हैं या हम अलग हैं, दुनिया में कुछ भी चले हमें मतलब नहीं है। उन्हें मतलब था, वो पीस और स्टेबिलिटी के लिए काम भी करते थे। इसके अलावा एक होता है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, क्या है कि न्यूट्रलिटी नहीं थी, यानी कि वो न्यूट्रल नहीं था। कहने का मतलब ये नहीं था, तटस्थ है कि चाहे वॉर हो होती रहे, हमें कोई मतलब नहीं है, कुछ भी हो हम बीच में इंटरफेयर करने नहीं वाले, हम तो दोनों तरफ से न्यूट्रल है। ये होती है न्यूट्रलिटी, यानी कि तटस्थता। लेकिन नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्या था, न्यूट्रल भी नहीं था। क्यों? क्योंकि वो हम लोग युद्ध में इन्वॉल्व थे, लेकिन किस लिए, अगर हमारे युद्ध में कूदने से युद्ध रुक जाता है, ठीक है, तो इसलिए बहुत सारी जगह पे हमने युद्ध किया, इंडिया युद्ध में कूदा जिससे वॉर को रोका जा सके, ठीक है। तो ऐसा नहीं था कि ना तो हम न्यूट्रल थे ना हम आइसोलेट थे, यानी कि आइसोलेशन में भी नहीं थे, और न्यूट्रलिटी यानी कि तटस्थता और पृथकतावाद, इन दोनों ही फिनोमिना, इन दोनों ही प्रिंसिपल से जो नाम है वो बहुत डिफरेंट है, ठीक है। अब है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। ये क्या होता है, वही जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना कि नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, देखेंगे क्या क्या आई। अब देखो जितने भी नाम कंट्रीज थी वो क्या थी, बहुत ही लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज थी, क्योंकि अभी अभी वो आज़ाद हुई थी। नाम उन्होंने बनाया ही क्यों था, इस डर की वजह से बनाया था कि अगर किसी भी एक ग्रुप में जाएंगे तो उनका जो इंडिपेंडेंस है वो फिर से छीन ली जाएगी। इसलिए उन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपने आप को अलग रखा। तो अब वो अभी अभी आज़ाद हुए तो इतने डेवलप तो थे नहीं, तो वो लीस्ट डेवलप कंट्रीज थी, यानी कि बहुत ही कम विकसित देश थे ये, मतलब अल्प विकसित देश थे। तो इन्हें अपनी इकोनॉमी को उठाना था। अब वो सुपर पावर जितने तो पावरफुल नहीं थे, तो वो कैसे अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करते, तो इन्होंने क्या किया, एक आइडिया आया फिर न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर का, यानी कि नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, ठीक है, जो कि कहाँ हुआ, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड डेवलपमेंट। इस कॉन्फ्रेंस में एक रिपोर्ट रखी गई 1972 में, ठीक है, जिसके तहत ये डेवलपमेंट वाली पॉलिसी स्टार्ट हुई थी, ठीक है। इसमें इन देशों के लिए, इनके जो लीस्ट डेवलपमेंट देश हैं उनके लिए कुछ काम वाली चीजें थी, यानी कि उनके बेनिफिट की चीजें थी, ठीक है। क्या क्या चीजें थी हम वो पढ़ेंगे। पहली चीज क्या थी कि इनके जो रिसोर्सेज हैं उस पर इनका ही कंट्रोल रहेगा, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन पे इन्हीं का ही कंट्रोल रहेगा, कोई भी डेवलप कंट्री उन्हें प्रेशराइज नहीं कर सकती। इसके बाद क्या था कि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके वेस्टर्न मार्केट में उन्हें थोड़ा बेनिफिट दिया जाएगा, यानी कि उन पर टैक्स कम लगेंगे तो उनका माल सस्ता होगा ना, तो इसलिए पश्चिमी बाजारों में, यानी कि जो वेस्टर्न मार्केट है उनमें उनकी एक्सेस अच्छे से हो सके, तो इसका ख्याल रखा जाएगा। पहला काम क्या हुआ कि नेचुरल रिसोर्सेज इन छोटे देशों के पास ही रहेंगे, उनका ही प्रभुत्व है, उनका ही पूरा उस पर एक्सेस है, ठीक है। अगर वो चाहेंगे तो देंगे किसी को, वरना नहीं देंगे, कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता। दूसरा क्या है कि उनकी मार्केट में अब प्रोडक्ट बनाए हैं, जब मार्केट में बिकेंगे तभी तो फायदा होगा, ठीक है। और बाउंड्रीज में क्या था कि बाउंड्री, जब कोई भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होता है ना, कोई भी चीज हमारे देश में आती है, हमारी जाती है, तो उस पर टैक्स लगता है। अगर टैक्स ज्यादा बढ़ा दिया जाता है तो क्या होता है कि वो चीज महंगी हो जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या कहा गया कि टैक्स को बढ़ाया नहीं जाएगा, जिससे कि जो एक्सेस है वो अच्छे से हो सके। उसके बाद क्या, जितनी भी टेक्नोलॉजी होती है उसके भी पैसे, यानी कि जो कॉस्ट है उसकी, उसे कम किया जाएगा। टेक्नोलॉजी की कॉस्ट कैसे कम कर सकते हैं, अब जितनी लागत आएगी वो तो होगी, पैसे मतलब उतने तो लगेंगे कि कोई चीज बनाने में। इसके अलावा क्या होता है, पेटेंट होता है, यानी कि कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करी गई, उसके बाद वो देश उस चीज का पेटेंट करवा लेता है कि ये मेरी टेक्नोलॉजी है, अगर किसी को खरीदनी है तो मैं इसे बेचूंगा, और अच्छे से उस पेटेंट के पैसे होते हैं, यानी कि उसका उस पर राइट होता है। तो उन पैसों को, जो टेक्नोलॉजी पे जो पैसे लगते हैं, उसको रिड्यूस करने की बात करी गई कि प्रौद्योगिकी की लागत को कम करा जाएगा। इसके अलावा क्या है कि जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, जैसे IMF है हमारा, ठीक है, जो बाद में बने, जो वर्ल्ड बैंक है, ये जो बहुत बाद में बनी है चीजें, या इसी टाइम में तो कुछ स्टार्ट हो गई थी। तो इन सारी जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है, जैसे ये खुद जहाँ पे ये जिस कॉन्फ्रेंस में रिपोर्ट आई थी, इन सब में जो छोटे छोटे देश हैं उनका एक्सेस अच्छे से हो सके, इस चीज का ख्याल रखा जाएगा। तो इन पॉइंट्स के चलते क्या हुआ, इन छोटे देशों को इकोनॉमिकली भी फायदा हुआ। स्टार्टिंग में जब नाम शुरू हुआ था तब इकोनॉमी इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं था, लेकिन बाद में धीरे धीरे इकोनॉमी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता चला गया। हमने इसमें यही है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया। अब इंडिया और कोल्ड वॉर, इंडिया और कोल्ड वॉर का क्या रिलेशन है, क्या सही है क्या गलत है, हम ये पढ़ेंगे। और ये जो 5 कंट्रीज हैं, इनके जो 5 लीडर्स हैं, इनके बारे में अगर आप पढ़ोगे तो यूगोस्लाविया के प्रेसिडेंट हैं ये, ठीक है। यहाँ जवाहरलाल नेहरू हम जानते हैं,
अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा दे रखा है। जैसे इन्होंने जर्मनी में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी उसमें लड़े थे, कम्युनिस्ट पार्टी के आइडियल थे, इनकी कम्युनिस्ट आइडिया था इनका वही साम्यवाद वाला कि हर मतलब कोई भी कम्युनिस्ट आइडिया क्या होता है कि कोई भी अमीर या गरीब का भेदभाव ना रहे, सब इक्वल रहे, जितनी भी इनकम होगी सब में इक्वली डिवाइड होगी, काम चाहे कोई कितना भी करे। जवाहरलाल नेहरू हम सब जानते हैं पहले प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने इंडिया को डीकोलोनाइज करा और ये सब करा, पीस के लिए काम करा, ठीक है। उसके अलावा ये जो है इजिप्ट के रूलर हैं, ठीक है, जिन्होंने 52 से 70 तक इजिप्ट को रूल किया, ठीक है। सोशलिज्म नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद की भावनाएं इनमें इन्होंने स्टार्ट करवाई ये सब करके, ठीक है। और इंडोनेशिया के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे सुकार्नो, उन्होंने वही फ्रीडम स्ट्रगल किया वहाँ के। तो इन लीडर्स के बारे में थोड़ा सा आप पढ़ सकते हो, नाम इंपॉर्टेंट है स्पेशली, ठीक है, एक एक लाइन एटलीस्ट पता हो। और ये कौन है, नाम जो घाना कंट्री है, घाना के प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, जो कि सोशलिस्ट आइडिया के एडवोकेट है। यानी कि ये क्या कहते हैं कि वही सोसाइटी में कोई क्लास तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन लोग अपना काम करेंगे, लोग उसके हिसाब से कमाएंगे खाएंगे, ठीक है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो गरीबों का भी ख्याल रखें, ये सारी चीजें। अब भारत और कोल्ड वॉर का क्या कनेक्शन है? भारत ने क्या किया, उसने 2 स्टैंडर्ड्स पे काम करा, ठीक है। 2 स्टैंडर्ड्स पे कैसे काम करा, मतलब उसने 2 चीजों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। पहला क्या था कि वो ध्यान रखेगी कि कोई मतलब भारत ने दोनों महाशक्तियों के खेमेबंदी से अलग रखने का ये आइडिया तो प्रस्तुत किया ही था कि वो दोनों ही अलायंस से अलग रहेगी। इसके साथ क्या था कि वो अपनी वॉइस भी उठाती थी उन देशों के खिलाफ जो देश अलायंस में जाते थे। यानी कि अगर कोई डीकोलोनाइज अभी अभी हुआ है, यानी कि अभी अभी उस पर औपनिवेशिक सत्ता हटी है, तो अगर वो ऐसी कोई कंट्री भी जाती थी किसी एक अलायंस में, तो भारत आवाज उठाता था कि मत जाओ, ठीक है। मतलब उन्हें बिल्कुल प्रोटेस्ट करके मना तो नहीं कर सकता, बट हाँ एक कहता था कि मत जाओ, सेफ नहीं है, आप इधर आ जाओ। यानी कि इधर मतलब कि इस साइड, यानी कि नाम वाली कंट्रीज में ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। अब जैसे हम जानते हैं कि नेहरू ने पहले ही बता दिया था कि ये ऐसा नहीं है कि हम इससे हट रहे हैं, यानी कि पूरी वर्ल्ड सिनेरियो से हट रहे हैं, बल्कि हम इसको कोल्ड वॉर को सॉफ्ट करने के लिए, यानी कि उसे कम करने के लिए काम करते हैं, ठीक है। फुल स्केल वॉर को कम करने के लिए कि कोई भी वॉर ना हो, इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। जैसे जो कोल्ड वॉर के टाइम पे कोरिया में जो वॉर हुई थी 1950s में, इसमें इंडिया ने बहुत ही डिप्लोमेटिक रोल अपनाया था, यानी कि उसने मीडिएशन का काम किया था बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ये इंडिया हमेशा से इसमें इन्वॉल्व रहा है। अब क्या होता है कि इंडिया ने एक और मतलब ऑर्गेनाइजेशन कह लो या फिर एक चीज स्टार्ट करी थी जिसमें 1 वर्ड क्वेश्चन आ जाता है कि इंडिया ने इन लोगों का क्या बनाया, अ जेन्युइन कॉमनवेल्थ ऑफ फ्री कोऑपरेटिंग नेशंस। इन नेशंस के लिए कॉमनवेल्थ बनाया जिसे हम कहते हैं स्वतंत्र और परस्पर सहयोगी राष्ट्रों के एक सच्चे राष्ट्र कुल। एक तरह से कॉमनवेल्थ ग्रुप बनाया कि हम सबका जो हित है वो कॉमन है, ठीक है, तो इसलिए हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए काम करेंगे। इसमें नाम में लोगों को जोड़ने के लिए, ठीक है, ये चीजें स्टार्ट करी गई थी, ठीक है। एक तरह से एक डिप्लोमेटिक स्टेप था ये, नथिंग एल्स, ठीक। अब क्वेश्चन होता है इंडिया पे कि इंडिया को इससे क्या डायरेक्टली फायदा होता है। कुछ लोग कहते हैं इंडिया को इससे फायदा ही नहीं हुआ, इंडिया पता नहीं इसमें क्यों इन्वॉल्व हुआ, बट ऐसा नहीं है, इंडिया को इससे काफी फायदा हुआ था। इंडिया ने अपनी पोजीशन कैसे बना ली। अब इंटरनेशनल डिसीजन में कभी भी उसे ये नहीं था कि उसे किसी एक सुपर पावर के लिए या फिर उसके अलायंस में रह के उस चीज को हामी भरनी पड़ेगी। अगर वो यूएसए या यूएसएसआर में ज्वाइन होता तो क्या होता, जो यूएसएसआर के लिए अच्छा है तो उसे हामी भरनी पड़ती, या फिर अगर वो यूएसए की तरफ जाता तो यूएसए के लिए जो अच्छा है वो उसे उस पर अपनी हामी देनी पड़ती, अफर्मेटिव में ही उसे रिस्पॉन्स देना पड़ता। लेकिन अब क्योंकि क्या था कि वो दोनों में से कहीं भी नहीं एग्जिस्ट कर रहा था, ना तो यूएसए में था ना यूएसएसआर में था, अलग था, तो वो अपने हित के अकॉर्डिंग काम कर सकता था, कोई इस पे प्रेशर नहीं था। सेकंड क्या है, उसकी इतना बैलेंसिंग सुपर पावर्स के सामने इतना बैलेंसिंग अप्रोच हो चुका था कि अगर किसी एक ने उसे इग्नोर किया ना तो उसके बाद इतनी पावर थी कि वो दूसरों के पास जाएगा ना तो दूसरा उसे आराम से शरण देगा। मतलब ये समझ लो कि वो किसी एक पक्ष की तरफ तो था नहीं, लेकिन इतनी पावर थी कि भाई अगर एक ने मुझे इग्नोर किया ना तो मैं दूसरे की तरफ चला जाऊंगा। तो इस खतरे की वजह से कोई भी उसे इग्नोर नहीं करता था, तो उसकी एक अच्छी, यानी कि इंडिया की एक अच्छी पावर इसमें बन चुकी थी, ठीक है। अब क्या है, अब इसका हमारी इस पॉलिसी का क्रिटिसिज्म भी होता है। अब देखो कुछ अच्छी चीजें होती है तो कुछ बुरी भी होती हैं। तो वर्ल्ड सिनेरियो में यानी कि दुनिया वालों ने इसका विरोध भी किया। क्या किया, उन्होंने कहा कि अनप्रिंसिपल्ड है, यानी कि सिद्धांत विहीन है, इसका कोई सिद्धांत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम इन्हें क्या किया कि अपने फायदे के लिए ना कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज पे कभी अपने स्टैंड ही नहीं लिया।
ठीक है, कि अगर हमें लगता कि कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा या फिर हम किसी के बुरे बन जाएंगे या कुछ भी, तो कुछ टॉपिक्स पे हमने अपने स्टैंड ही नहीं लिया अपने फायदे के लिए। तो वो कहते हैं कि हमारा ये जो अलाइनमेंट था या फिर जो हमारा मूवमेंट था इंडिया का, ठीक है, ये क्या था, अनप्रिंसिपल था, सिद्धांत विहीन था। इसके अलावा क्या कहते हैं कि हमने बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी काम किया है। कॉन्ट्राडिक्टरी कैसे, हम कहते हैं कि हमें दोनों अलायंस में से कहीं भी ज्वाइन नहीं होना, ठीक है, हम क्या कहते हैं कि हमें दोनों ही अलायंस में से कहीं भी ज्वाइन नहीं होना, लेकिन इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, हमने यूएसएसआर के साथ 1971 के अगस्त में 20 साल की एक ट्रीटी फ्रेंडशिप करी थी, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, ठीक है, दोस्ती की एक ट्रीटी करी थी 20 साल के लिए यूएसएसआर के साथ 1971 में। तो लोग कहते हैं कि वैसे तो इन्हें ज्वाइन नहीं होना था, वैसे इन्होंने ट्रीटी कर दी, और लोगों ने हमारे इस ट्रीटी को भी क्या किया कि हमने वर्चुअली रूप से यानी कि इनडायरेक्ट रूप से सोवियत अलायंस को ज्वाइन कर ही लिया है। वो कहते हैं कि हम यूएसएसआर की तरफ चले ही गए हैं, सोवियत संघ की तरफ चले ही गए हैं इस ट्रीटी की वजह से। बट इंडिया ने ऐसा क्यों किया था? अब इंडिया ने कहा था कि हम दोनों साइड कभी भी जाएंगे, लेकिन इंडिया ने ये थोड़ी नहीं कहा था कि हम नॉर्मल फ्रेंडशिप भी नहीं रखेंगे। लाइक मैंने ये मना किया कि मैं दोनों घरों में से किसी के अंदर नहीं जाऊंगी, ठीक है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि मैं उन घर वालों से बात भी नहीं करूंगी, कुछ भी नहीं करूंगी, ठीक है। ऐसे ही वाला सीन है कि इन्होंने सिर्फ फ्रेंडशिप करी थी। क्यों? क्योंकि उस टाइम हमारा बांग्लादेश के साथ युद्ध हो रहा था, क्योंकि मतलब बांग्लादेश के साथ में सॉरी पाकिस्तान के साथ युद्ध था बांग्लादेश को छुड़ाने के लिए, और उस टाइम क्या हो रहा था कि हमारे को वेपन्स की जरूरत थी, इन सब की जरूरत थी, तो इसलिए हमने क्या किया था, मिलिट्री हमें सपोर्ट चाहिए था, इसलिए हम लोगों ने एक डिप्लोमेटिक आंसर किया था, एक डिप्लोमेटिक जरूरत थी हमारी, इसलिए हमने उनके साथ फ्रेंडशिप करी थी 20 सालों के लिए। हमने कोई ग्रुप ज्वाइन नहीं किया था। बट लोग क्या कहते हैं कि क्योंकि हमने वो एक ट्रीटी कर ली थी, इसलिए एक तरह से हमने वर्चुअली सोवियत यूनियन को ज्वाइन कर लिया था, तो ये कहा जाता है। अब इसके बाद क्या, चैप्टर 2 में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से यूएसएसआर का जो फंडा है कि यूएसएसआर और यूएसएसआर का जब डिसइंटीग्रेशन हो गया, मतलब सोवियत संघ टूट गया, जब सोवियत संघ रशिया बन गया, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि सोवियत संघ के साथ, सोवियत संघ में रूस के साथ काफी छोटे छोटे कंट्रीज बहुत सारे जुड़े हुए थे, तब उसे सोवियत संघ कहते हैं। लेकिन बाद में यूएसएसआर टूट गया, ठीक है, तो इसी साथ लोग कहते हैं कि जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का रेलेवेंस है वो भी खत्म हो गया। क्योंकि रेलेवेंस क्या था इसका कि हम डीकोलोनाइज स्टेट है, यानी कि हम अभी अभी आज़ाद हुए हैं औरों से, अभी अभी, ठीक है, हम पावरफुल फोर्सेस के साथ नहीं जाएंगे, और कोई भी जो पुअर कंट्रीज हैं, ठीक है, अब पुअर कंट्रीज को किसी भी बड़ी पावर को फॉलो नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब यूएसएसआर टूट गया तो फिर क्या है कि अब कोई भी दो बड़ी पावर नहीं थे, एक थी, सभी उसके इन्फ्लुएंस में थे, तो लोग कहते हैं कि इसकी रेलेवेंस नहीं है अब इतनी, मतलब एक पॉलिटिकल आइडिया ये कहता है कि इसकी रेलेवेंस नहीं है, लेकिन अभी भी इसकी पॉलिटिकल रेलेवेंस है। कैसे है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है कि क्या गुटनिरपेक्ष की जो नीति है वो अभी भी प्रासंगिक है, ठीक है, क्या ये अभी भी रेलेवेंट है सिचुएशन? तो हम कहेंगे हाँ रेलेवेंट है, क्योंकि ये सिर्फ ये नहीं था कि वर्ल्ड वॉर को मतलब कोल्ड वॉर को कम करना था, ये भी बताता है कि कैसे इंटरनेशनल सिस्टम में जो वर्ल्ड है उसे एड्रेस किया जाए, यानी कि किस तरह से जो पावर है पुअर के ऊपर जो बड़ी पावर्स हैं वो एक्सेस ना कर पाए, किस तरह से हमें इंडिपेंडेंट रहना है, किस तरह से हमारा जो हिस्ट्री है, हमारा इतिहास है वो सेम है ना, तो हमें उस हिस्ट्री की धरोहर को संभाल के रखना है, इतिहास को संभाल के रखना है कि कैसे हम डिकोलोनाइज स्टेट है, वापस से कोई पावर हम पे एक्सेस ना कर पाए, हमें इस चीज को बचा के रखना है। तो इन सभी रीजंस की वजह से कहा जाता है कि अब जो है इतना अब भी ये क्या है, रेलेवेंट है, ये रीजंस हमें दिए जाते हैं कि और ये क्वेश्चन आ जाता है कि गुटनिरपेक्ष नीति कितनी रेलेवेंट है। तो हमें बताना है कि गुटनिरपेक्षता की नीति इसलिए तो स्टार्ट हुई थी कि मतलब कोल्ड वॉर को कम करना है और दोनों ग्रुप्स में नहीं जाना, लेकिन स्टिल जो गरीब देश हैं, देश के जो पुअर देश हैं दुनिया के, उन्हें पावर देता है ये नाम, और इसलिए अभी भी रेलेवेंट है, क्योंकि अभी भी इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर जो डेमोक्रेटिक जो आइडिया है, ठीक है, डेमोक्रेटिक आइडिया है, या फिर कहो कि सबकी एक्सेस हो, ये वाली चीजें, या फिर जो छोटे देश हैं वो बड़े देशों को टक्कर दे सकते हैं। तो अगर फिर से हम ये नाम वाला अलाइनमेंट शुरू करें, या फिर नाम में अगर पावर आए, नाम की कंट्रीज एकजुट हो, तो वो बड़ी बड़ी पावर्स को टक्कर दे सकती हैं। तो इससे जो एक पर्टिकुलर पोलर वाला वर्ल्ड है वो खत्म हो सकता है, वो मल्टीपोलर कंट्री या फिर मल्टीपोलर वर्ल्ड बन सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये रेलेवेंट है, और इसके साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ जो कि आपका चैप्टर 6 है एक्सरसाइज का, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वो कह रहा है कि सुपर पावर्स को मिलिट्री अलायंसेस की क्या जरूरत थी स्मॉल कंट्रीज के साथ, यानी कि छोटी कंट्रीज के साथ सुपर पावर को गठबंधन करने की क्या जरूरत थी। आप इसे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे, और अगर 15 कमेंट्स हो जाते हैं और साथ में कमेंट बॉक्स में आंसर के साथ में आपको ये भी देना है कि आपको नेक्स्ट किस चैप्टर की या किस क्लास की वीडियो चाहिए। अगर इसमें 15 कमेंट्स हो जाते हैं तो नेक्स्ट
आपकी क्लास 12th की वीडियो बनेगी, अदरवाइज हम अपने सीरीज के साथ स्टार्ट कर ही रहे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ थैंक यू एंड बाय बाय।